यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैरियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। आज अपन बात कर रहे हैं क्लास 10th का व्याकरण का जो टॉपिक चल रहा था समास। उस समास में हमने अव्ययभाव समास का अध्ययन कर लिया था। आज मैं आपको फिर से इन सभी समासों के बारे में बता रहा हूँ कि इनकी परिभाषा क्या कहती है। तो ध्यान दें, सबसे पहले मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि जो पहला था, एक नंबर पे आपको क्या करना है, अव्ययभाव समास लिखना है। अव्ययभाव समास पहला था, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है कि ये एक नंबर पे मैंने डाला, थोड़ा ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि अव्ययभाव समास एक नंबर पे है तो आपको इसको समझना है कि इसका पहला पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड नंबर पे मैंने नोट किया है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कितने नंबर पे नोट किया है? सेकंड नंबर पे नोट किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें दूसरा पद प्रधान है। सेकंड है या दूसरे नंबर पे है तो दूसरा पद प्रधान। नंबर 3 पे मैं लिखूंगा द्विगु समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, देखो पहले में पहला पद प्रधान, दूसरे में दूसरा पद प्रधान और तीसरे के अंदर दोनों पद प्रधान। याद रखना, तीसरे के अंदर दोनों पद प्रधान। और चौथा मैं लिख रहा हूँ बहुवीरी समास। बहुवीरी समास, बहुवीरी समास के अंदर क्या होगा, दोनों पद प्रधान नहीं, दोनों पद प्रधान नहीं। फर्स्ट में एक नंबर आपको याद रखना है, एक नंबर पे अव्ययभाव समास, पहला पद प्रधान। 2 नंबर पे तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान। 3 नंबर पे द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। और 4 नंबर पे बहुवीरी समास, दोनों पद प्रधान नहीं। अब ये मुख्य रूप से तो 4 प्रकार हुए। अब 2 प्रकार इसमें से निकलेंगे। 2 प्रकार किसमें से निकलेंगे? तत्पुरुष समास के अंदर से। तो नंबर 5 मैं यहाँ लिखूंगा द्विगु समास। कौन सा लिखूंगा? द्विगु समास। नंबर 5 पे आपका आएगा द्विगु समास। और द्विगु समास इसका बेटा है, किसका? तत्पुरुष समास का बेटा है। देखो तत्पुरुष समास में सेकंड पद प्रधान है तो द्विगु समास के अंदर भी दूसरा पद प्रधान होगा। उसी प्रकार ये इसके 2 बेटे हैं। तो एक बेटा और है जिसका नाम है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। तो इसमें भी दूसरा पद प्रधान होगा। अब आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने कर्म से लिखा है वैसे ही आपको याद करना है। 1 नंबर पे अव्ययभाव समास, पहला पद प्रधान। 2 नंबर पे तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान। 3 नंबर पे द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। 4 नंबर पे बहुवीर्य समास, दोनों पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा। फिर इसमें तत्पुरुष समास के 2 बेटे आपको याद रखना है। नंबर 1 द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर दूसरा पद प्रधान, जैसा बाप होगा वैसे ही क्या होगा, बेटा होगा। और नंबर 6 पे आपका आएगा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के अंदर भी दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। ये एक ट्रिक है जिसको आपको अच्छे से याद रखना ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि समास के अंदर 2 पद होते हैं, उसमें से कौन सा पद प्रधान होता है और कौन सा पद प्रधान नहीं होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखना, कौन सा पद प्रधान होता है और कौन सा पद प्रधान नहीं होता है। तो हमने अध्ययन कर लिया था बच्चों अव्ययभाव समास का। तो आज अपना सेकंड जो समास रहेगा वो समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अब देखो तत्पुरुष समास की क्या विशेषता है। नंबर 1 तत्पुरुष समास की मैं यहाँ परिभाषा नोट करवा देता हूँ। परिभाषा, तत्पुरुष समास क्या कहता है, क्या परिभाषा होती है इसकी तत्पुरुष समास की। इस समास में पहला पद, इस समास में पहला पद गौण। याद रखना, इस समास में पहला पद गौण और दूसरा, इस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान होता है। इस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। तथा, और क्या लिखना? तथा कारक के विभक्ति चिह्नों का, कारक के विभक्ति चिह्नों का
कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। एग्जाम में परिभाषा पूछी जा सकती है कि तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा है, तो आपको लिखना है कि इस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है, और क्या है, तथा कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब देखो, इसमें कारक विभक्ति के आधार पर हम इसके अध्ययन करेंगे। वैसे आपको जानकारी है कि कारक के 8 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास के अंदर अपन को केवल 6 कारकों के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? कर्ता को छोड़ देना है। किसको छोड़ देना है? कर्ता को छोड़ देना है। इसलिए कर्ता ने कर्म को, तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति क्या होगी? कर्ता ने कर्म को विभक्ति का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? को विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले अब इसको कर्म तत्पुरुष कैसे होगा? तत्पुरुष की पहचान क्या है मैंने बता दी। इस समास में पहला पद गौण होता है। अब इसमें आपको उदाहरण से समझना है, तो मैं यहाँ उदाहरण नोट कर रहा हूँ। देखिए, उदाहरण नंबर पहले मैंने लिख दिया, जैसे एक उदाहरण लिख दिया ग्रामगत, ग्रामगत। मान लो एग्जाम में ये उदाहरण आ गया कि निम्न शब्द में कौन सा समास है, तो आपको क्या करना है? क्योंकि समास में 2 पद होते हैं, सबसे पहले इसके क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं, इसका विग्रह करना है। ये तो है सामासिक पद, और इसका अपन को क्या करना है? विग्रह करना है। नंबर 1 हो गया ग्रामगत, तो आपको क्या करना है? ग्राम में नहीं होगा, ग्राम में आगत नहीं होगा, ग्रामगत, ग्राम में आगत ये नहीं होगा, तो क्या होगा? ग्राम को, गांव को, ग्राम का मतलब गांव को, तो इसमें हो जाएगा गांव को आगत। क्या हो जाएगा? गांव को आगत। आगत का मतलब हुआ है बच्चों आया हुआ। क्या होता है? तो ग्राम को आया हुआ मतलब गांव को आया हुआ। देखो क्या विभक्ति चिन्ह लगी थी? को, तो ये हो गया, देखो ग्रामगत में हो गया ग्राम को आगत। तो आपको समझ में आ गया समास विग्रह क्या हो जाएगा? ग्राम को आगत। और यदि को शब्द आ गया तो आपको मानना है कि यह कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। जैसे मैंने एक शब्द और लिख दिया, सर्वप्रिय। क्या लिख दिया मैंने? सर्वप्रिय। तो क्या होगा? सर्वप्रिय में सर्व में प्रिय करोगे तो आपका समास विग्रह गलत हो जाएगा। आपको लिखना है सभी को प्रिय। सर्वप्रिय किसको कहेंगे? सभी को, सभी को प्रिय। देखो यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या लग रहा है? को लग रहा है। क्या लग रहा है? को लगने के कारण यहाँ कौन सा समास हो रहा है? आपका तत्पुरुष समास हो रहा है। इस चीज़ को विशेष रूप से आप नोट करेंगे। उसके बाद में पद प्राप्त, जैसे मैंने एक उदाहरण और लिख दिया, पद प्राप्त, तो क्या हो जाएगा? देखो पद को प्राप्त। मान लो आपने क्या किया? किसी पद को प्राप्त किया है, तो ये हो जाएगा पद प्राप्त। पद को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे मैंने एक और उदाहरण लिख दिया, जेब कतरा, जेब कतरा। क्या उदाहरण लिख दिया? जेब कतरा। तो हो जाएगा, देखो इस 2 पद है, दोनों को विग्रह करना। जेब कतरा, तो जेब को, जेब कतरा किसको कहेंगे? जेब को कतरने वाला, कतरने, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला क्या कहलाता है? जेब कतरा कहलाता है। समझ में आ गई होगी, जेब कतरा मतलब जेब को कतरने वाला। उसी प्रकार का उदाहरण है वन गमन। क्या है? वन गमन। मैंने एक और उदाहरण लिया वन गमन, तो क्या होगा? वन को गमन। वन में गमन मत कर देना, वन में करोगे तो इसका विग्रह गलत हो जाएगा। आपको करना है वन गमन, तो वन को जा रहा है, वन में नहीं जा रहा, वन को गमन। क्या हो जाएगा? वन को गमन। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या बताया मैंने? सबसे पहला तत्पुरुष समास का जो भेद है वो होगा आपका
कर्म तत्पुरुष, और कर्म तत्पुरुष में क्या होगा, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया मैंने। ग्रामगत मतलब ग्राम को आगत विग्रह होगा। सर्वप्रिय सभी को प्रिय। पद प्राप्त पद को प्राप्त। जेब कतरा तो जेब को कतरने वाला। वन गमन मतलब वन को गमन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सबसे पहला हमने लिया था कर्म तत्पुरुष। अब नंबर 2 पे आपका जो आ रहा है, देखो पहला हो गया कर्ता ने। कर्ता अपन को लेना नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कौन सा विभक्ति चिन्ह आएगा, से। याद रखना से विभक्ति चिन्ह आएगा। यहाँ से का मतलब साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ से का मतलब क्या है, साथ जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे है हस्तलिखित, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। हस्त लिखित, उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। हस्त लिखित, तो आपको क्या करना है, हाथों द्वारा नहीं होगा, ध्यान रखना। हस्त लिखित, तो हाथों से, या अपन ये भी लिख सकते हैं हस्त से लिखित। इसका समास विग्रह क्या होगा बच्चों, हस्त से लिखित। मतलब मैंने क्या बोला है, कर्ण तत्पुरुष की ये विशेषता है कि इसमें से विभक्ति का प्रयोग होगा। किसका होगा, से। लेकिन यहाँ से विभक्ति क्या है, साथ में जुड़ी हुई होगी। क्या होगी, साथ में जुड़ी हुई होगी। इसलिए हस्त लिखित में क्या होगा, हस्त से लिखित। मतलब अपन किसी चीज़ को लिखेंगे तो उसमें अपना हाथ है वो क्या रहेगा, टच रहेगा। वो हाथ अलग करके हम नहीं लिख सकते। हाथ का जुड़ाव है वो हमारा क्या रहेगा, साथ में रहेगा। जैसे मैंने लिख दिया एक उदाहरण, बाढ़ पीड़ित। क्या लिख दिया, बाढ़ पीड़ित। तो कोई व्यक्ति है वो बाढ़ से पीड़ित होगा, बाढ़ के द्वारा नहीं। तो क्या होगा, बाढ़ से पीड़ित। क्या हो जाएगा, बाढ़ से पीड़ित। तो जहाँ पर से विभक्ति चिन्ह, जहाँ पर किसका, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, किसका होगा, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, वहाँ पर आपके कर्ण तत्पुरुष समास होगा। उसी प्रकार ईश्वर प्रदत्त, जैसे मैं लिख देता हूँ ईश्वर प्रदत्त। ईश्वर प्रदत्त, तो क्या होगा, ईश्वर से प्रदत्त। क्या हो जाएगा, ईश्वर से प्रदत्त। तो आपको समझने का प्रयास करना है। नंबर 2 हमने कौन सा डाला, कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास के अंदर से विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, से विभक्ति का। जैसे हस्त लिखित तो हस्त से लिखित, बाढ़ पीड़ित तो बाढ़ से पीड़ित, ईश्वर प्रदत्त तो ईश्वर से प्रदत्त। समझ में आ गई बात। ये तो हो गया नंबर 2। अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर 3 जो अपना रहेगा, संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा रहेगा, संप्रदान तत्पुरुष। देखो संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा, नंबर 3 में यहाँ नोट कर रहा हूँ, संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष। नंबर 3 देखो यहाँ नोट कर रहा हूँ मैं, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। अब देखो इसमें क्या होगा, वापस देखो यहाँ से कर्ता ने छोड़ दो, कर्ता ने कर्म को करण से, तो संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए क्या आएगा यहाँ पर, के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। कैसे देखिए बच्चों, जैसे उदाहरण से मैं स्पष्ट करूँगा। मैंने यहाँ लिख दिया गुरु दक्षिणा। क्या लिख दिया मैंने, गुरु दक्षिणा। तब ये तो हो गया सामासिक पद, और इसका अपन को क्या करना है, विग्रह करना है। तो विग्रह कैसे करेंगे, क्या आना चाहिए विग्रह के लिए, के लिए। तो क्या लिखोगे आप, गुरु के लिए, गुरु के लिए दक्षिणा। क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा। या आपको जैसे एग्जाम आएगा तो आप क्या कर देते हो, मान लो गुरु दक्षिणा आ गई तो आप क्या करोगे, गुरु की दक्षिणा कर देगा। गुरु की दक्षिणा नहीं होगी बच्चों, ध्यान रखना। दक्षिणा हमेशा जो होती है वो गुरु के लिए होती है। किसके लिए होती है, गुरु के लिए होती है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना, इसलिए आ गया गुरु के लिए दक्षिणा। नंबर 2 मैंने लिख दिया
रहा खर्च, उदाहरण नंबर 2 लिखा मैंने, जैसे रहा खर्च। तो आप क्या करोगे, कभी कभार इसका जो विग्रह है, विग्रह करते समय अपन क्या कर लेते, गलती कर देते। क्या गलती करेंगे कि रहा का खर्च, रहा का क्या खर्च होता है, रास्ते का कोई खर्च होता है क्या है, तो इसमें क्या होगा, रहा के लिए, मतलब रास्ते के लिए, जब आप रास्ते की दूरी तय करोगे उसके लिए खर्च होगा। तो रहा के लिए, रहा के लिए खर्च, इस प्रकार का आप लिख सकते हो, रहा के लिए खर्च। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर संप्रदान हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो हवन सामग्री, एक उदाहरण और है, जैसे लिखा हवन सामग्री, हवन सामग्री। इसको भी देखो क्या कर, अपन कहोगे हवन सामग्री, मान लो एक शब्द आया तो अपन क्या कर देते हैं, हवन की सामग्री, क्या करते हैं, हवन की सामग्री नहीं होगी, हवन तो अपन करते हैं, तो इसलिए होगा हवन के लिए। याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हवन, हवन के लिए, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, क्योंकि हवन करने के लिए जिस सामग्री की जरूरत पड़ती है उसी का तो नाम क्या होगा, हवन सामग्री। और अपन कई बार क्या कर देते हैं, हवन की सामग्री कर देते हैं, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे बलि पशु, क्या करते हैं, एक उदाहरण और है, बलि पशु, क्या कर देते हैं, बलि पशु। तो बलि पशु के लिए क्या होगा, बलि के लिए पशु, देखो बलि के लिए पशु आता है उसको बलि पशु बोलेंगे, बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, के लिए, कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, के लिए विभक्ति का प्रयोग करते हुए इसको स्पष्ट करना है। तो तीसरा अपना हो गया संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान के बाद में बच्चों आता है अपादान तत्पुरुष। अपादान का मतलब क्या होगा, से अलग, अपादान तत्पुरुष। कौन सा आएगा, नंबर 4 पे, नंबर 4 पे अपना आएगा अपादान। कौन सा आएगा, अपादान। तो नंबर 4 में यहाँ नोट कर रहा हूँ, ये कारक भी आपके है, 10th क्लास के सिलेबस में कारक भी है, तो आपको इस विभक्ति चिन्ह को अच्छे से करना है। अपादान, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा। तो देखो वापस से सुन रहा हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, देखो वापस से आया है, तो यहाँ से कौन सा होगा, अलग, अलग का भाव, अलग का भाव। यहाँ पर कौन सा होगा, अलग का भाव आपको दर्शाना है कि कोई चीज़ अलग हो रही है, कोई चीज़ उसी चीज़ से क्या हो रही है, अलग हो रही है। जैसे देखो मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, देश निकाला, उदाहरण लिख रहा मैंने, देश निकाला, क्या उदाहरण लिखा, देश निकाला। अब आपको क्या होगा, आपका समास विग्रह हो जाएगा, देखो देश से निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला। अब क्या होगा, ध्यान रखना कि देश से निकाला मतलब कि देश निकाला किसी को बोलेंगे, किसी व्यक्ति को देश से बाहर निकाल देना। तो यहाँ पर अलग हो गया, वो व्यक्ति क्या हो गया, वहाँ से अलग हो गया, उस देश से अलग हो गया। तो यहाँ अपादान तत्पुरुष का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को अपने से क्या करना, अलग करना। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ सेवा निवर्त, मैंने लिख दिया सेवा निवर्त। मान लो क्या हुआ, कोई व्यक्ति सेवा में था, अब वो सेवा से क्या हो गया, निवर्त। तो मैं लिख देता हूँ सेवा से निवर्त, क्या हो जाएगा, समास विग्रह, सेवा से निवर्त। निवर्त का मतलब है अब वो सेवा से बच्चों क्या हो रहा है, अब वो सेवा से अलग हो गया है। जैसे मैंने एक और उदाहरण लिख दिया, बंधन मुक्त, क्या लिख दिया मैंने, बंधन मुक्त। अभी तो बंधन में था, इतने टाइम तो किस में था, बंधन में था, अब क्या हो गया, बंधन से मुक्त। समास विग्रह क्या हो जाएगा, बंधन से मुक्त, क्या हो जाएगा, बंधन से मुक्त। यानी पहले तो कोई व्यक्ति बंधन में बंधा हुआ था, अब वो वहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, अलग हो रहा है, इसलिए यह हो गया बंधन मुक्त। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, बंधन मुक्त। अब देखो जैसे मान लो एक मैं उदाहरण और लिखता हूँ, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट। देखो पहले तो अच्छा व्यक्ति था तो, और जो मार्ग से भ्रष्ट हो जाता, अलग हो जाता, पहले तो अच्छे रास्ते पे चल रहा था, तो ये इसका हो जाएगा मार्ग से भ्रष्ट,
क्या हो जाएगा, मार्ग से भ्रष्ट। समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। नेक्स्ट है धर्म विमुख। पहले व्यक्ति धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे एक उदाहरण लिख दिया धर्म विमुख, तो क्या हो जाएगा, धर्म से विमुख, धर्म से विमुख। समझ में आ गई होगी। इतने सारे उदाहरण मैंने लिख दिए, इसके माध्यम से आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो से विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और देश से अलग अलग भाव आएगा। क्या भाव आएगा बच्चों, अलग भाव आएगा। जैसे देश से निकाला, सेवा से अलग, बंधन से मुक्त, मार्ग से भ्रष्ट और धर्म से विमुख। नेक्स्ट अपना रहेगा, देखो वापस शुरुआत, कारक भी साथ साथ में याद हो रहे हैं। एक पथ दो काज, कैसे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, क्या हो गया, अपादान से। अब नंबर 5 अपना क्या रहेगा, नंबर 5 पे अपना रहेगा संबंध। क्या रहेगा, संबंध रहेगा। नंबर 5 लिखो, नंबर 5 पे अपना रहेगा संबंध। क्या रहेगा, संबंध में क्या आएगा, का के की। क्या आएगा, का के की। लिखो संबंध कारक, नंबर 5 में नोट कर रहा हूं मैं, संबंध कारक। कौन सा कारक, संबंध कारक। तो संबंध कारक में क्या होगा, संबंध तत्पुरुष भी कह सकते हो, संबंध कारक भी कह सकते हो। इसमें होगा बच्चों विभक्ति चिन्ह का के की, का के की का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, का के की का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लो उदाहरण लिख दिया मैंने गंगा जल। क्या लिख दिया, गंगा जल। तो आप बोलो क्या होगा समास विग्रह, इसका समास विग्रह होगा गंगा का जल। क्या होगा, गंगा का जल। क्या होगा, गंगा का जल। जैसे मैं लिख दिया मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। क्या लिख दिया मैंने, मंत्री परिषद। तो क्या होगा, मंत्रियों की परिषद। क्या हो गया, मंत्रियों की परिषद। देखो की विभक्ति चिन्ह, यहाँ का विभक्ति चिन्ह, का और की विभक्ति चिन्ह। याद रखना संबंध कार्य की विशेषता है का, के और की। किसका प्रयोग होगा, का, के और की। जैसे राजमाता। क्या हो गया उदाहरण, राजमाता। तो क्या होगा, इसका समास विग्रह राजमाता में, राजमाता का समास विग्रह होगा राजा, राजा की माता। क्या होगी, राजा की माता। तो समझ में आ गया होगा आपको संबंध कारक के अंदर कौन सी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, का, के और की। जैसे गंगा जल तो गंगा का जल, मंत्री परिषद तो मंत्रियों की परिषद, राजमाता तो राजा की माता। दो पद आएंगे और दो पदों को अपन अलग अलग विग्रह के माध्यम से स्पष्ट करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखो संबंध के बाद में आएगा अपना जो है अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा आएगा, अधिकरण तत्पुरुष। याद रखना लास्ट जो अपना तत्पुरुष समास का जो भाग है वो है अधिकरण। और अधिकरण में क्या होगा, याद रखना आपको, अधिकरण में होगा या आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैं पेपर। क्या याद रखनी है, मैं पेपर। 6 नंबर पे आप लगाओ अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें आपको एक चीज़ रखनी है याद, कारक विभक्ति चिन्ह में, वो है मैं पेपर, मैं पेपर। ये 3 चीज़ अलग अलग है। मैं पेपर, आप ऐसे याद रखने का तरीका है वो याद रख सकते हो कि मैं पेपर, मैं पेपर। मैं पेपर नहीं हूँ लेकिन वो याद रह जाएगा। जैसे एक उदाहरण है जलमग्न। उदाहरण क्या है बच्चों, जलमग्न। क्या है उदाहरण है, जलमग्न। तो ये हो जाएगा जल में। देखो जल के अंदर, जल में मग्न। क्या हो जाएगा, जल में मग्न। दूसरा उदाहरण है जैसे आप बीती। क्या है, आप बीती। तो क्या होगा, आप बीती में, आप में बीती या आप पर बीती, बताओ। तो यह हो जाएगा आप पर बीती। क्या हो जाएगा, आप
पर बीती, समझ में आ जाएगा, आप पर बीती। इस प्रकार आप करण जो तत्पुरुष समास है उस तत्पुरुष समास को स्पष्ट कर सकते हो। जैसे देखो वनवास, तो क्या होगा, मान लो उदाहरण आ गया वनवास, तो क्या होगा, वन में वास, वनवास का क्या होगा, वन में वास, वास का मतलब होता है निवास, वास का अर्थ क्या होता है बच्चों, निवास, यानी वन के अंदर आप निवास भी कर सकते हो। जैसे उदाहरण आ गया जीव दया, क्या आ गया, जीव दया, तो इसका होगा जीवों पर, क्या हो जाएगा, जीवों पर दया, जीवों पर दया। इस प्रकार आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तत्पुरुष समास क्या कहता है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास ये कहता है कि इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है और ये समास 6 प्रकार के कारक विभक्ति चिन्हों द्वारा निर्माण किया जाता है। सबसे पहला अपने कर्ता को छोड़ दो और लास्ट में संबोधन को छोड़कर 6 कारक विभक्ति चिन्हों से इसका क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है समास, 2 समास हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। नंबर तीसरा जो समास रहेगा वो अपना है बच्चों कौन सा, द्वंद्व समास। कौन सा है, मैं कंटिन्यूस पढ़ रहा हूँ ताकि क्या है आपको याद रहे। पहला मैंने पढ़ा अव्ययीभाव समास, कौन सा पढ़ा, अव्ययीभाव समास 1 नंबर पे पढ़ा, तो ये आपको याद रखना है पहला पद प्रधान। 2 नंबर पे हमने तत्पुरुष पढ़ा तो दूसरा पद प्रधान, और नंबर 3 पे अपन पढ़ेंगे बच्चों द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। 3 पे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब दोनों पद प्रधान। 3 पे पढ़ रहे हैं तो क्या विशेषता है, दोनों पद प्रधान। तो परिभाषा लिख सकता हूं मैं, इस समास में दोनों पद समान, इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। दोनों पद समान रूप से प्रधान, इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं तथा योजक चिन्हों, याद रखना, तथा योजक चिन्हों द्वारा जैसे और, या, अथवा से जुड़े होते हैं। क्या है इसकी परिभाषा, ध्यान रखना। द्वंद्व समास क्या कहता है कि इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। मैंने पहले ही बताया 3 नंबर पे है तो दोनों पद प्रधान होंगे। कितने पद प्रधान होंगे, दोनों। तथा योजक चिन्हों द्वारा ये आपस में जैसे किससे जुड़े होते हैं, और से जुड़े होते हैं, या से जुड़े होते हैं, या अथवा से जुड़े होते हैं। समझ में आ गई बात। यहाँ पर जैसे उदाहरण से स्पष्ट करेंगे अपन। जैसे मैंने उदाहरण लिया, मान लो ये एग्जाम में ऐसे आएगा, माता पिता, क्या आएगा, माता पिता, यहाँ डैश किया हुआ आएगा, मतलब ये योजक चिन्ह यहाँ लुप्त हो गया है। जब अपन इसका विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह वापस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों माता और कौन सा जुड़ जाएगा, योजक चिन्ह और, माता और पिता, माता और क्या हो जाएगा, पिता। जैसे मैं ये लिख सकता हूँ दिन रात, क्या लिख सकता हूँ, दिन रात, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिन और रात, क्या हो जाएगा, दिन और रात, क्या हो जाएगा बच्चों, दिन और रात हो जाएगा। इस प्रकार के इन चिन्हों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो लिख देता हूँ दाल रोटी, क्या लिख देता हूँ मैं, दाल रोटी, तो क्या हो जाएगा, दाल और रोटी, दाल और रोटी, क्या हो जाएगा, दाल और रोटी। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर
हानि लाभ, क्या लिख सकता हूँ मैं, हानि लाभ। तो क्या होगा, हानि या लाभ, क्या हो जाएगा, हानि या लाभ। कौन सा जुड़ गया, देखो या, क्या जुड़ गया, या। ये यहाँ पर जुड़ रहे हैं, क्या जुड़ रहे हैं, विभक्ति चिन्ह जुड़ रही है इनकी। जैसे पाप पुण्य, ये भी होगा पाप ऑब्लिक पाप पुण्य। तो क्या होगा, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। जैसे देखो एक उदाहरण आता है कि चाय वाय, चाय वाय। तो चाय का तो मतलब अपन समझते हैं, चाय का मतलब तो अपन समझते हैं, लेकिन वाय का अर्थ नहीं समझते हैं। तो आपको लिखना है चाय आदि, क्या जुड़ेगा यहाँ पर, आदि जुड़ेगा, चाय आदि। जैसे रोटी सोटी, अपन ऐसे भी आता है रोटी सोटी। तो रोटी का मतलब तो समझते हैं, ये तो निरर्थक शब्द है, निरर्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो अपन रोटी सोटी, तो रोटी आदि या रोटी इत्यादि, ये भी लिख सकते हैं, रोटी इत्यादि। समझ में आ गई बात, रोटी इत्यादि। जैसे मान लो आपका एक शब्द आ गया, कंफ्यूज होंगे आप, मैं बता रहा हूँ, 55, क्या शब्द आ गया, 55। और आप देखते ही क्या करोगे 55 को कि ये तो संख्यावाची है, और संख्यावाची होने के कारण आप इसको क्या कर दोगे, आप इसको द्विगु समास कर दोगे, जो क्या होगा, गलत होगा। द्विगु समास हालांकि संख्यावाची, उसका पहला पद संख्यावाची होता जरूर है, लेकिन वह संख्या समूह में होगी। किस में होगी, उसका निश्चित समूह होगा। जैसे 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50, 60, 70, 80, 90, 100, एक निश्चित संख्या में होगी, तब तो होगा द्विगु। जैसे मान लो यहाँ 55 आ गया, तो 55 आ गया तो आपको क्या करोगे, 55 के अंदर सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 5। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 5 और 50, क्या लिखना पड़ेगा, 5 और 50। ध्यान रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जैसे मान लो आ गया 63, क्या आ गया, 63। मान लो ये आ गया 63, तो 63 मतलब आप क्या, आप तो देखोगे ये तो संख्या है, और इसलिए आप इसको क्या कर लोगे, संख्यावाची मानकर द्विगु कर लोगे। तो इसमें क्या होगा, 3 और 60, इसका समास विग्रह क्या होगा, 3 और 60। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें और द्विगु समास में थोड़ी समानता है। मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ, द्विगु समास। हालांकि द्विगु समास के अंदर बच्चों पहला पद है वो संख्यावाची होता है, लेकिन आप नोट करना द्विगु समास में 1 से लगाकर 9 तक, यदि 1 से 9 तक यदि कोई संख्या आई है, 1 से 9 में से कोई संख्या आई है तो वो द्विगु होगा। उसके बाद में 10 भी आई तो भी द्विगु होगा, 20 भी द्विगु, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, ऐसे निश्चित पीरियड में यदि निश्चित संख्या यदि किसी में आ रही है तब तो आप क्या करोगे, द्विगु को करोगे। और निश्चित नहीं आ रही, जैसे मान लो 11 आ गया, एक उदाहरण है 11, तो 11 आ गया तो आप इस 11 को क्या करोगे, 11 को द्विगु नहीं करना है। जो ये 11 संख्या है ये कौन से समास में आएगी बच्चों, द्वंद्व समास में आएगी। कैसे, द्वंद्व समास में आएगी, आपको करना पड़ेगा 1 और 10, 1 और 10 क्या हो, कितने बन गए बच्चों, 11 बन गए। इस प्रकार इस चीज़ को आपको समझने का क्या करना है, प्रयास करना है। संख्याओं में भी आपको 2 प्रकार से इसको अच्छे से याद करना है कि ये इसमें क्या आएगा कि कौन सी संख्या कौन सी संख्या है वो द्वंद्व समास में आएगी और कौन सी संख्या है वो द्विगु समास में आएगी। जैसे उदाहरण है फल फूल, तो ये तो नॉर्मल है, फल फूल, फल और फूल। जैसे मैंने उदाहरण लिख दिया फल फूल, फल फूल, तो क्या हो जाएगा, फल और फूल, फल और फूल, क्या हो जाएगा, फल और फूल। जैसे मैंने उदाहरण लिख दिया जल वायु, क्या लिख दिया, जल वायु, तो आप लिख दो जल और वायु, जल और वायु, जल और वायु। जैसे एक उदाहरण और लिख दो शीतोष्ण, क्या हो गया, शीतोष्ण, तो आपका समास विग्रह हो जाएगा शीत या उष्ण, शीत या उष्ण। समझ में आ गया, शीत या उष्ण। तो हमने ये बच्चों अध्ययन किया किसके बारे में, द्वंद्व समास के बारे में। वापस से बता रहा हूँ, द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं तथा योजक चिन्हों द्वारा, जैसे और आएगा
या आएगा अथवा आएगा से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये डैश किए हुए आएंगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे माता पिता है तो माता और पिता करना है, दिन रात है दिन और रात करना है, दाल रोटी है तो दाल रोटी करना है। जैसे हानि लाभ है तो हानि या लाभ करना है, पाप पुण्य है तो पाप या पुण्य करना है, चाय वाय है तो चाय। देखो ये निरर्थक शब्द को हटाना है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो निरर्थक शब्द है उसको क्या करना है, हटाना है। जैसे चाय वाय, तो वाय का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, इसलिए चाय आदि कर लो। रोटी रोटी सोटी आता है तो रोटी इत्यादि कर लो। जैसे संख्यावाची कोई शब्द आ गया तो आपको, जैसे मान लो ये आ गई पंचवटी, तो इसमें क्या होगा, ये एक समूह है। ये सब क्या है, समूह। 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। तो ये 5 वटों का समूह है। यदि ऐसा शब्द आता है, ऐसा कोई भी उदाहरण आता है, तब तो आपको क्या करना है, द्विगु करना है। जैसे ऐसी नॉर्मल कोई संख्या आती है जैसे 55, तो क्या करना है, आपको पहले छोटी संख्या लेनी है। छोटी संख्या 5 है और उसके बाद में 5 और 50। जैसे शब्द आ गया 63, तो 63 में छोटी संख्या 3 लो और उसके बाद में और लगा दो और क्या लिख दो, 60। जैसे शब्द आ गया 11, तो 11 में क्या होगा, 1 और 10। उसी प्रकार यदि फल फूल आता है तो फल और फूल, जल वायु तो जल और वायु, शीतोष्ण है तो शीत और उष्ण। इसी के साथ आज अपना जो टॉपिक था तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास दोनों कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट की क्लास के अंदर अपन कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि समास को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।